नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जैम में या फिर गेट में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हम कल लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया था, तो मैंने क्या कर लिया, इसको दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, देखो। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाई। पहला ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल और चौथा ऑप्शन है ऑल द फोर्सेस ऑन पार्टिकल। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमको कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। अब वो फोर्स कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा या फिर ये सारे फोर्स हो सकते हैं। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। एक्चुअली हम इन दोनों फोर्स पर क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, या फिर वर्क डन कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तब यहां पर अब सिंपल सा मतलब हुआ कि ये जो किया गया काम है ये किस फोर्स के कारण है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण या फिर नॉन कंजर्वेटिव या फिर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स या फिर ऑल ऑफ द फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन पार्टिकल। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, हम और बात भी करते हैं किसकी, नेट फोर्स की बात करते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बेहतर तरीके से पढ़ा है और ध्यान से उसको सुना है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, वहां पर नेट फोर्स की बात कर रहे थे। किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा नेट वर्क की बात कर रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन की बात नहीं कर रहे थे। हमने ये बोला था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डूइंग वर्क इज इक्वल टू सम ऑफ नेट वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर डूइंग वर्क। ठीक है, ये क्या थी उसकी एक मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्क डन कौन सा है, नेट वर्क डन है, और नेट वर्क डन का मतलब क्या हुआ, ऑल द फोर्सेस ऑन पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होता है क्या, ये डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है क्वेश्चन, देखो। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटरली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास क्या है, कोई एक मास है और इस मास कितना है इसका, एक कोई पार्टिकल है या उसमें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg है। मैंने क्या किया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से थ्रो किया, और जैसे थ्रो किया इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इन जो u है, u का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। उसको क्या कर रखा है मैंने, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रखा है। और क्या बोल रहा है, आफ्टर अटेंडिंग 18 मीटर अटेंड करने के बाद वो कहाँ आ रहा है, रेस्ट में। थोड़ी देर रेस्ट में होगा। जैसे मैं क्या करूँगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी या बोलते हैं उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वो मोमेंटरली कहाँ पर आएगा, रेस्ट में आएगा। मान लिया ये क्या है, जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 18 मीटर है, और 18 मीटर हाइट अटेंड करने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए कहाँ पर आएगा, रेस्ट में आएगा। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आई, ओके। अगर इतनी बात समझ में आए, फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन के द्वारा यहां पर कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर हम एक बार के लिए अज्यूम करके चलें कि यहां पर किसी भी टाइप का एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जो वर्क करने वाला फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इसके पास क्या है, मास है, और एक मास दूसरे मास पर कौन सा फोर्स लगाता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो इस मास पर अर्थ के द्वारा क्या लगेगा, एक नीचे को ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। और हम सब जानते हैं कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू कितना होता है, ma के बराबर होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, mg हो जाएगा। एंड दिस mg विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये वो मास है, इस पर mg कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर, और जो इसका मोशन होगा वो कहाँ की ओर होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब अगर मैं ये बोलूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, या बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अज्यूम करूं कि कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यानी मैंने क्या कर दिया, एयर फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ बोल सकता हूँ एयर रेजिस्टेंस को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो जो वर्क होगा वो किसके द्वारा होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा, बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण होगा। एंड दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स Fg डॉट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। होगा नहीं होगा, ये तो होती है वर्क डेफिनेशन कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या है, mg है। देखो अब यहां पर एक चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स है किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनको एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री है देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का Fg इंटू कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का दिस इज Fg, और Fg की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी के बराबर है, m इंटू जी, और इंटू कितना आ गया d, एंड d इज 18, कितना है मेरे पास यहाँ पर 18 मीटर है। अब m की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 kg, और इंटू कितना आ जाएगा g की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। एंड दिस वर्क डन W विल बी इक्वल टू, सॉल्व करो कितना आ गया ये, माइनस का 180 जूल, कितना आ जाएगा 180 जूल, या बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू प्लस 180 जूल, और वी कैन से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस का 180 जूल। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, 180 जूल वर्क किया। अब देखो इसी वर्क को निकालने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या है मेरे पास, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, अगर मैं यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो फॉर दिस केस यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन में लिख दिया, तो क्या करना, जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको इसके नीचे उतारना। ओके, नाउ सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना, देखो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल स्टेज में वेलोसिटी कितनी है, 20 है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी हाफ m की जो कितना आ जाएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा ये 20 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू W। अगर ऐसे मैं W कैलकुलेट करूंगा तो W इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 400/2, कितना आ जाएगा माइनस का 400/2 आ गया, और ये कितना आ गया देखो 200 जूल आया। ये क्या बात हुई भाई, जब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 180 जूल, और फिर मैंने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से वर्क निकाला तो कितना आया, माइनस का 200 जूल। ये क्या बात हुई, इसका मतलब यहां पर एक और एजेंट है, या बोलते हैं एक और फोर्स है जो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, या ऐसा ही बोल सकते हैं जिसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क यहां पर करना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली बात है वो फोर्स कौन सा होगा, हमारा एयर रेजिस्टेंस होगा, या बोलते हैं एयर फ्रिक्शन होगा। तो एयर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा बताओ, दिस माइनस दिस, यानी यहाँ पर जो वर्क का डिफरेंस आ रहा है बाय दिस फॉर्मूला एंड बाय दिस फॉर्मूला, दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, अगर सिचुएशन समझ पा रहे हो तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 200, फिर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 180, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास का माइनस का 20 जूल। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू -20 जूल। कितना आया, -20 जूल आया। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज अवर आंसर।
ओके तो एक क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कहाँ की ओर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, मिटा दूँ इनको, मैं इसको मिटा दूँ ऊपर वाले को, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने कर दिया है। एक पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इट बाई 0.4 meter along the horizontal direction. If object gains kinetic energy of 1 joule, if object gain kinetic energy of 1 joule, then the component then horizontal component of force is equal to, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है, a force of 5 Newton making an angle theta with horizontal, ठीक है, एंड फिर क्या बोल रहा है, विथ हॉरिजेंटल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट, माना ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, लेट अस से दिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, क्या बोल दो इसको, एक्स एक्सिस बोल दो, और इस पर क्या लग रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है एफ, एंड दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पर 5 न्यूटन है, उसने खुद ही बोल रखा है, और ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। फिर क्या बोल रहा है, डिस्प्लेस इट बाई 0.4 मीटर, इसको यहाँ से कहाँ ले आया, ये इधर ले आया और कितना डिस्प्लेस कर दिया, इधर से इधर 0.4 मीटर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0.4 मीटर है। ये बात समझ में आई, ओके। अगेन यहाँ पर क्या लग रहा है, इस तरीके से ये एफ फोर्स लग रहा है एंड दिस एंगल इज थीटा, तो 0.4 डिस्प्लेसमेंट किया एंड इन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ ऑब्जेक्ट गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल, यानी यहां से यहां डिस्प्लेस करने में जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहां बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां बोल सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल है वो किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहां पर देखो, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये फोर्स लग रहा है कहां की ओर, इधर की ओर, इसको मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, वन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ एक्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ वाई। अब उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है तो इस फोर्स के कारण जो मेरे पास एफ वाई है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसके द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा होगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है, क्योंकि नीचे का लगेगा यहाँ पर, इसका मास है कुछ तो नीचे को mg लगेगा, तो जो नीचे को mg लग रहा है वो इस एफ को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर इन वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स की वजह से हो रहा है, इसके इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, यहां बोल सकते हैं इसके ये एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, इस फोर्स के। ओके, ये बात समझ में आई आपको। अगर इतनी बात समझ में आई तो यहां मेरे पास क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू कितना है, 1 जूल है। एंड सिंस वी ऑल नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, होगा या नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.4 मीटर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होगा नहीं होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हाँ जी पढ़ा है। तो यहां से हमारे पास तो W इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो फाइंड करना है, D कितना है मेरे पास 0.4 है और वर्क कितना है मेरे पास 1 जूल है। तो यहाँ से 1 जूल इक्वल टू कितना आ गया, ये एफ एक्स और इंटू कितना आ गया 0.4 एंड दिस गिव अस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.4। तो इससे ये गया तो कितना आ गया, ये 10/4 आ गया, तो 4 दूना 2 बार और कितना आ गया, हाँ एक बार सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूना 8, फिर पॉइंट 5 को 20, यानी कितना आ गया 2.5 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो दिस इज अवर आंसर, यानी इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 2.5 न्यूटन के बराबर होगा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन गेट में तो नहीं आता है लेकिन जैम में आ सकता है, क्योंकि गेट में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमारे, जो हम हैमिल्टोनियन पढ़ते हैं या फिर लैग्रांजियन पढ़ते हैं वहाँ से आते हैं, जो कि हम जब हायर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एक बार हम जो बीएससी की क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, बीएससी ऑनर्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि कहीं कहीं बीएससी ऑनर्स में क्या आ जाता है, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन इंक्लूड हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, बीएससी
खाली बीएससी की बात करें तो बीएससी में तो इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, जैम में पूछे जा सकते हैं। ओके, फ्रिक्शन से रिलेटेड या बोल सकते हैं इस टाइप के मोशन से रिलेटेड या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, ये बात समझ में। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक, जो कि क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ इसको ऐसे पढ़ के भी काम चल जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन मैं सुना देता हूँ आपको, या फिर नीचे ऐसे लिख के आ जाएगा आपके वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, तो मैं ये क्वेश्चन तो बहुत पहले हो गया था हमारा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास m dropped from a height h reaches the ground with a speed of 0.4 under root of hg. The work done by air drag is, अगेन जैसा क्वेश्चन ये है, सॉरी ये वाला था, वैसा ही अगेन क्वेश्चन आ गया, उसी जगह पर आया है। ठीक है, तो देखो क्या है मेरे पास, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यानी इसको ड्रॉप किया, मेरे हाथ में था वो इस तरीके से, यानी 0 इसकी स्पीड थी, तो यहाँ पर स्पीड कितनी है उसकी, 0 है। फिर वो क्या किया, यहाँ पहुंचा, h हाइट उसने क्या करी, रीच करी और यहाँ पहुंचा। ठीक है, हिट, ग्राउंड को हिट किया उसने, और ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, दिस हाइट इज h। उसने खुद ही बोला है ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, और वो कहाँ पहुँचा है, ग्राउंड पे पहुँचा है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, ग्राउंड है। और जब वो ग्राउंड पे पहुँचा तो इसकी जो स्पीड है v इक्वल टू वो कितना है मेरे पास, 1.4 अंडर रूट ऑफ जी एच के बराबर है, ऐसा कुछ हो रहा है। द वर्क डन बाई एयर ड्रैग इज, एयर ड्रैग के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर कोई भी एयर ड्रैग नहीं लग रहा है, और जो वर्क हो रहा है ये किसके कारण नीचे को आ रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और अगर इसका मास m है तो नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, आंसर है हाँ जी लग रहा होगा। तो इस केस में किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, तो वर्क डन इफ वी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू एफ ग्रेविटेशनल डॉट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो दोनों के एंगल कितना है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल कितना है, 0 है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, m इंटू जी, और ये मेरे पास क्या है, h हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, mgh। यानी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना वर्क करेगा, mgh के बराबर क्या करेगा, वर्क करेगा। अब अगर मैं क्या निकालूं, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वर्क डन निकालूं, तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, कि अगर जब यहाँ पर क्या हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, कहाँ से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है हमारे पास कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू कितना होता है, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन W। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए W, हाँ इसको W प्राइम बोल दो। ओके, तो K फाइनल कितना है इसका, देखो K फाइनल में वेलोसिटी कितनी है इसकी, इतनी है, तो K फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 1.4 और अंडर में कितना आ गया ये GH, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस के इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 है, स्पीड 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू W प्राइम। तो किसका आ जाएगा मेरे पास, W प्राइम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर सॉल्व कर दो इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू m आ गया, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये 1.4 इंटू 1.4 और इंटू कितना आ गया, ये GH आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू W प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 0.7 बार, एंड फिर यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया, m इंटू यह है मेरे पास कितना, 7 चौको 28 की 8, हंसी लगो 2, 7 एकम 7, 8 9, 0.98 और 1 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.98 और इंटू कितना आ जाएगा, ये GH, एंड दिस इज इक्वल टू W प्राइम। तो यहाँ से मेरे पास W प्राइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज 0.98 एंड दिस इज इंटू mgh। तो दिस इज माई वर्क डन विच आई गेट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, and this is work done which I get when I ignore
एयर ड्रैग और वी कैन से एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, वर्क का कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर यहाँ पर वर्क का डिफरेंस है तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एजेंट है जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और वी ऑल नो दैट दैट एक्स्ट्रा एजेंट और वी कैन से दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज एयर रेजिस्टेंस। वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा है, एयर रेजिस्टेंस है। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस इज माई टोटल वर्क डन। ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास डब्ल्यू प्राइम और माइनस कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू प्राइम कितना है मेरे पास, देखो 0.98 इंटू mgh, फिर माइनस कितना आया mgh, माइनस कितना आया mgh, दोनों का माइनस करो कितना आ जाएगा mgh, तो बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया 1 माइनस का, चलो अगर मैं 1 कह रहा हूँ तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। तो 1 माइनस का कितना आ गया, ये 0.98 आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का mgh, दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ फिर कितना बचा 0.0, यानी कितना आ गया ये माइनस का 0.02 mgh। ठीक है, तो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एयर ड्रैग है तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, एयर ड्रैग लगेगा, और नीचे की ओर क्या लगेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, कहाँ की ओर नीचे की ओर, कैसा आना चाहिए इसने, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इतना वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा हो रहा है, दिस इज वर्क डन बाई एयर ड्रैग और वी कैन से एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गए। एक बार जब हम क्या कर रहे थे, बॉल को या बोलते किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे थे, दूसरी बार में क्या है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं हम कहाँ की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, 5, चौथा हो गया ना, 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार मैं मिटाऊं इसको मिटाऊं इधर वाले को, इसको मिटा दूँ ना, ये हो गया। ठीक है, अगर नीचे से लिख के आ जाएगा पढ़ लेना, अगर नीचे से लिख के नहीं भी आएगा तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, ऐसे कोई जल्दीबाजी तो हमको है नहीं, कौन सी हमारी ट्रेन छूटी जा रही है। ठीक है, तो आराम से करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर टू एक्सेलरेट कार फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इज ई। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड विल बी। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक कार है जिसको पहले वो रेस्ट में ही है, रेस्ट में थी, उसकी मतलब उसका वेलोसिटी कितनी है, 0 है। फिर उसको क्या किया, यहाँ से एक्सेलरेट किया, और कहाँ तक एक्सेलरेट किया, जब तक कि उसकी एनर्जी, जब तक कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड नहीं हो गई है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ई है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये एनर्जी ई कौन सी एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ पर इसकी स्पीड माना कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसकी, 60 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, दिस ई प्राइम विल बी व्हाट। तो ई प्राइम क्या होगा हमें बताना है, और किसके टर्म में बताना है, ई के टर्म में बताना है। ठीक है, तो ई प्राइम इन टर्म्स ऑफ ई बताना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्शन लिख दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि दिस ई प्राइम विल बी इक्वल टू, ई प्राइम विल बी इक्वल टू, ऐसा ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या है, ई के बराबर ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 2 ई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3 ई के बराबर होगा। और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, तो यहां मेरे पास क्या है, ये 4 ऑप्शन है। हाँ, छिपकली है, डरा दिया इसने यार। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, फिर उसकी स्पीड कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ पहुँचाने में जो एनर्जी रिक्वायर हो कितनी है, ई है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे बताओ। देखो अगर मैं ये बोलूं यहां से इधर पहुंचाने में कितना लगा, ई लगा। अगर मैं ऐसे ई इक्वल टू निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर एनर्जी निकालो पहले, तो दिस ई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m 30 का स्क्वायर। अगर मैं यहां पर ई प्राइम निकालूं तो दिस ई प्राइम, यहाँ पर सॉरी ई प्राइम निकालना है कि दिस एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितनी एनर्जी लगी ना, तो एनर्जी डिफरेंस निकालना है। दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी व्हाट, ये एनर्जी डिफरेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। ये तो क्या होगा, यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी होगी ना,
कि एट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 मीटर पर सेकंड, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, या उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, ई प्राइम होगा। एंड दिस ई प्राइम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m 60 का स्क्वायर। तो एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कितनी एनर्जी लगी, तो दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी। तो डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी विल बी इक्वल टू ई प्राइम माइनस कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई प्राइम माइनस ई इज इक्वल टू ई प्राइम, तो ई प्राइम ये है मेरे पास, दिस इज हाफ ऑफ m 60 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ m 30 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m। इस थोड़ा सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये दिस इज 1/2 m, अगेन दिस इज 30 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आया। तो एक काम करो, इसको देखो 1/2 m 30 का स्क्वायर, 1/2 m 30 का स्क्वायर दोनों ओर से कॉमन है। 1/2 m क्यों किया अभी पता चल जाएगा, 30 का स्क्वायर बाहर है, अंदर कितना बचा, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 बच गया। एंड दिस 1/2 m 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, और 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 आता है, तो दिस इज इक्वल टू 3e। यानी इस कार को 30 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट करने में कितनी एनर्जी चाहिए हमको, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड विल बी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, इन दोनों का डिफरेंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस मच 3e। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा, छठा ना, हाँ छठा, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने क्लास 11th में भी किया होगा। ओके, कई बार क्या होता है समझ में नहीं आता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अभी समझ में आ जाए, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम को एक बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। अगर हमने वो बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो फिर बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 6। ए बुलेट फायर टूवर्ड्स ए वॉल रिड्यूस इट्स काइनेटिक एनर्जी बाई हाफ आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ 6 मीटर। द फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द वॉल इज, ठीक है, एक बुलेट हमने फायर करी दीवार की ओर, और दीवार में टकराने के बाद वो क्या होगी, 6 मीटर तक अंदर गई, और जब 6 मीटर अंदर गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक आधी होगी जो टकराने से पहले थी। अब ये बताना है कि उसके बाद वो दीवार में कितने अंदर तक जाएगी, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट यहाँ पर करना है। ठीक है, एक बार समझो क्वेश्चन को। तो मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक दीवार है, अब मोटी दीवार है इस तरीके से मान लिया हमने, ठीक है, यूँ करके, और यहाँ से हमने क्या करी, एक बुलेट इस तरीके से फायर करी। अब बुलेट है, थोड़ा बुलेट इसे बना दो इसको, ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से बुलेट है। ओके, अब बुलेट है, फायर करी, फायर करते इसके बाद क्या, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पूरे दौरान यहाँ से यहाँ जाने तक इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब से काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अज्यूम करो कि एट दिस इंस्टेंट, या बोलते फॉर इन दिस पोर्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज k1। इस पोर्शन में इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचे और इस पर टकराना इससे स्टार्ट किया, इसमें क्या हुई, इस तरीके से टकराई, और टकराने के बाद क्या करेगी, अंदर पेनिट्रेट करेगी, यहाँ से ऐसे घुसी 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 यहाँ पहुँच गई, कहाँ पर, इधर पर पहुँची, और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने, 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 6 मीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है इसकी, 6 मीटर की डिस्टेंस है। और इस 6 मीटर अंदर पेनिट्रेट करने में इससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक हाफ होगी। माना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k2 है, तो देन दिस k2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ k1। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, आंसर है हाँ जी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके बाद वो दीवार के अंदर कितना और पेनिट्रेट कर सकती है। अब वो कब तक पेनिट्रेट करेगी, जब तक कि हमारी बुलेट रेस्ट में ना आ जाए। अज्यूम किया मैंने कि यहाँ से आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी और यहाँ पहुँची, और यहाँ पर पहुँच के बुलेट कहाँ आ गई, रेस्ट में आ गई। और अज्यूम करो कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स। ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये एक्स मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, और यहाँ पर जाते ही इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो k3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, और कुछ बोला है उसने, और यहाँ पर
कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ जाने पर, अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पर इस जो मेरे पास वॉल है इसके द्वारा इस बुलेट पर कितना पीछे की ओर ड्रैग लगाया गया, तभी तो बुलेट की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब वहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, d इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। और यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी है, k1 है, यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी है, k2 है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, k2 माइनस k1 निकालूँ, then this k2 minus k1 in a difference of kinetic energy for this portion will be equal to work done by force which is applied by this wall in upward direction. So this work done will be equal to W and this W will be equal to force into displacement. Now इन दोनों का एंगल कितना होगा बताओ, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है या फिर यहाँ की ओर लग रहा है तो एंगल कितना होगा, तो 0 होगा, यहाँ कितना होगा, 180 होगा। लेकिन मैं क्या जूम कर चला हूँ, जीरो के हैं इन दोनों के बीच का एंगल है, इसका मतलब तो ये एफ डी लिख सकता हूँ, एफ डॉट डी के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, सिंपल यहाँ पर एफ इंटू डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर K2 मेरे पास कितना है, देखो दिस इज 1/2, K1 है, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये K1 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 मीटर है। एंड K1 तो ऐसे लिख दो, बाहर लिया उसको, तो K1 बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, 1/2 माइनस 1, तो कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, F इंटू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, माइनस का K1 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, ये 12 आ गया। तो कितना फोर्स लगा यहाँ पर, द फोर्स विल बी इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई 12। फोर्स कितना लग गया मेरे पास यहाँ पर, K1 डिवाइडेड बाई 12 क्या लगा, फोर्स लगा। अब मुझे अगर K1 दिया होता ना तो मज़ा ही आ जाता ना, लेकिन K1 दिया नहीं है, इतना न्यूटन फोर्स लगा। और माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि फोर्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब ये हमें क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम बताओ, देखो फोर्स पता है, अब इन दोनों के बीच का जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है, देखो इन दोनों के बीच द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू K3 माइनस K2 एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास यहाँ पर, x है, ठीक है या नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू वर्क, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड K3 कितना है मेरा, 0 है, माइनस K2 कितना है, K2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ K1 है या नहीं है। देखो K2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ K1 एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स F। ओके, नाउ दिस फोर्स इज दिस थिंग है या नहीं है। तो दिस इज माइनस का K1 डिवाइड में कितना आ गया, 12 आ गया, और इनटू कितना आ गया, x आ गया। देखो माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा और K1 से K1 उड़ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास 1/12 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये 12/2 आ गया। तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पर कितना, 6 मीटर। तो फिर से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है, 6 मीटर है। यानी 6 मीटर और बुलेट क्या कर सकती है, इस दीवार को पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, 6 मीटर तो पहले कर लिया और 6 मीटर फिर कर लिया, बाद में कर लिया। और टोटल पेनिट्रेशन कितना, क्या 6 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। यानी दीवार के अंदर जो गोली है वो कितने मीटर चली गई है, 12 मीटर अंदर घुस गई है दीवार के। ठीक है, अब वो ऐसे डाला हुआ ना, अब ऐसे तो दीवार 2 फुट की होती है, ठीक है, वो ऐसे बात कर रहे हैं, कैसे, ऐसे दीवार में यूँ करके। तो 12 मीटर क्या हुई, इस तरीके से बुलेट दीवार के अंदर घुसी। ठीक, क्लियर हुई बात आपको। ठीक है, तो इस टाइप का क्या था यहाँ पर, एक क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो या फिर मेरे को व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करो कि कहाँ पर समझ में नहीं आया। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को इस तरीके से देखो, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 6 हो गया, 7 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए लॉरी एंड कार, एक ट्रक है और एक कार है, लॉरी एंड ट्रक। ए लॉरी एंड कार मूविंग विथ ए सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। आर ब्रॉड टू रेस्ट, दोनों कहाँ पर लाए जा रहे हैं, रेस्ट पर लाए जा रहे हैं। सम रिस्टोरिंग फोर्स देन, ठीक है, आर कम टू रेस्ट बाई सम रिटार्डिंग फोर्स देन। अब पहला ऑप्शन है लॉरी विल कम टू रेस्ट इन शॉर्टर डिस्टेंस। सेकेंड ऑप्शन है कार विल कम टू रेस्ट इन शॉर्टर डिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन है बोथ विल कम टू रेस्ट इन सेम डिस्टेंस। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी एक ट्रक है, एक कार है,
दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, और उसके बाद क्या लगाया गया, दोनों पर सेम रिस्टोरिंग फोर्स लगाया गया, सॉरी रिस्टोरिंग नहीं बोलेंगे, सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, और उस रिटार्डिंग फोर्स के द्वारा पहले कौन रुकेगा, पहले कार रुकेगी या फिर पहले ट्रक रुकेगा, या दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेंगे, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या वो क्या करना है, घर से बताना है या फिर नीचे कमेंट में लिखना है। ठीक है, अगर आपने ये बता दिया इसका मतलब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, मतलब हाँ वहाँ पढ़ेंगे हम। अभी तो हमने क्या निकाला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकाला, W इक्वल टू एफ डॉट डी, दिस इज फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड पॉइंट लाइक पार्टिकल। बट हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क डन when force is variable, for example frictional force, for example some other forces which vary with the displacement। जैसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फोर्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। देन इन दिस कंडीशन हाउ वी कैलकुलेट वर्क, तो ये क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट एम रहेगा, और वो क्या है, इससे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर हम अगेन ये प्रूव कर देंगे कि जो वेरिएबल फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया वर्क डन होता है, वो भी क्या करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। या भी बोलते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ओके, तो ये क्या रहेगा, हमारा कल का एम रहेगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, एक अलग से टॉपिक होगा, उससे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो, अपने क्लासमेट के साथ बांटो, अपने जो स्कूल ग्रुप है उसमें शेयर करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।